मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण लेकर। आज का चैप्टर है वर्ण विचार। इसका पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें कि भाषा, व्याकरण तथा लिपि के बारे में जानना था। उसके बाद पार्ट 2 है, जिसमें कि वर्ण विचार के बारे में जानना है, सीखना है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि वर्ण विचार है क्या। आखिर वर्ण विचार जो चैप्टर है, इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ता है। इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ना पड़ता है। तो वर्ण विचार आपने भाषा, व्याकरण तथा लिपि में पढ़ा था कि व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो वही 3 अंग में पहला अंग है वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपको उन सभी वर्णों के बारे में पढ़ना होता है। जितने भी सारे वर्ण हैं, सभी वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण कितने हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण के कितने भेद हैं, कौन से वर्ण का कैसे उच्चारण होता है, कौन सा वर्ण कैसे लिखा जाता है, इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण है क्या। तो वर्ण की परिभाषा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। फिर से पढ़ रहे हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, जैसे क, ख, च, ज, ट, ठ इत्यादि। कहने का मतलब ये है कि हमारे मुख से कुछ भी बोलते समय, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से सबसे पहले जो ध्वनि निकलती है उसी को मूल ध्वनि कहते हैं, और वही मूल ध्वनि वर्ण होता है। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ को बोलने के लिए मुख से ध्वनि निकलती है। तो कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो कि हमारे मुख के अंतभाग से अलग अलग जगह के स्पर्श से उच्चारण होता है, उसी को वर्ण कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का तात्पर्य यह है कि जो मूल ध्वनि होती है उसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम का बोल रहे हैं तो का को हम और टुकड़ा करके नहीं बोल सकते हैं। जब भी हमारे मुख से ध्वनि निकलती है तो का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, यही सारे मूल ध्वनि हैं। और जब भी हम कुछ बोलते हैं तो यही सारे मूल ध्वनियों से शुरुआत होती है। तो जिस मूल ध्वनि से शुरुआत होती है उसे ही हम कहते हैं वर्ण। चलिए आपको हम ऐसे बताते हैं कि जैसे राम जाता है, एक वाक्य है। राम जाता है में 3 शब्द हैं। अब राम जाता है 3 शब्द हैं तो राम में भी ध्वनियाँ हैं। तो राम जाता है को हम, जब ये 3 शब्द है, 3 को हम अलग अलग तोड़ के बोल दिए। राम जाता है, राम को अलग बोल सकते हैं, जाता को अलग बोल सकते हैं, है को अलग बोल सकते हैं। फिर राम को भी हम तोड़ कर बोल सकते हैं। जिसके राम में से हम रा को हटा दिए, माँ को हटा दिए, तो रा को अलग बोल सकते हैं, हम माँ को अलग बोल सकते हैं। जाता में भी हम जा को हटा दिए, ता को हटा दिए, जा को हम अलग बोल सकते हैं, ता को हम अलग बोल सकते हैं। तो अब राम जब है तो रा को अलग बोल सकते हैं, माँ को अलग बोल सकते हैं।
अब माँ, राम में माँ को लीजिए। क्या माँ की जो ध्वनि है उससे हम टुकड़े करके बोल सकते हैं? नहीं, माँ को और हम टुकड़े करके नहीं बोल सकते हैं। का को और हम टुकड़े करके नहीं बोल सकते हैं। खा को और हम टुकड़े करके नहीं बोल सकते हैं। तो जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते, वैसी ध्वनियाँ जिसे हम टुकड़ा करके नहीं बोल सकते हैं, वही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। इसीलिए इसकी परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, जैसे का, खा, चा, जा, टा, ठा इत्यादि। अब है वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, या चाहे तो इसको हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं भी लिख सकते हैं। तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे जो 52 वर्ण हैं इसे एक समूह में रखा गया है, और ये सारे वर्ण मिलकर जो समूह बनता है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि कास, का, खा, गा, घा, अरा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, तालव शा, मूर्धन शा, दंत छा, हा, छा, तराग, या। ऊपर में है आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ, अन, आ। तो ये आपका उच्चारण समूह है। उच्चारण समूह का मतलब हुआ कि हम एक क्रमबद्ध तरीके से हम उच्चारण करते हैं। ये नहीं कि आ के बाद ए बोलते हैं और ई के बाद ए बोलते हैं और ए के बाद आ बोलते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। जब भी होगी शुरुआत तो आ से होगी, उसके बाद आ आएगा, उसके बाद हर्षई आएगा, उसके बाद दीर्घ ई आएगा, उसके बाद दीर्घ ऊ आए, हर्ष ऊ आएगा, उसके बाद दीर्घ ऊ आएगा, उसके बाद री आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद ऐ आएगा, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद आओ आएगा, उसके बाद अन आएगा, उसके बाद आह आएगा, उसके बाद का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, तालव सा, मूर्धन सा, दंड सा, हा, छा, तरा, ज्ञा। तो ये उच्चारण समूह हुआ। ये नहीं कि पहले खा पढ़ेंगे, फिर का पढ़ेंगे, फिर घा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। ये क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह ऐसे ही है। का, खा, गा, घा, पहले का लिखेंगे, फिर खा लिखेंगे, फिर गा लिखेंगे, फिर घा लिखेंगे, तब अंगा लिखेंगे। पहले चा लिखेंगे, फिर छा लिखेंगे, फिर जा लिखेंगे, फिर झा लिखेंगे, फिर या लिखेंगे। पहले टा लिखेंगे, फिर ठा लिखेंगे, फिर डा लिखेंगे, फिर ढा लिखेंगे, फिर ना लिखेंगे। तो ये आपका उच्चारण समूह और व्यवस्थित समूह है। इसे हम उच्चारण समूह भी कह सकते हैं और व्यवस्थित समूह भी कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ण जो हैं, तो वर्णों के उच्चारण समूह या व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। नोट हिंदी में याद रखिएगा कि हिंदी में कुल वर्ण 52 वर्ण हैं। ये आप सब मिला के गिन लीजिएगा, सब मिला के 52 होंगे। सरा भी अलग से है, और उसके बाद अतिरिक्त वर्ण जो है, ढा के नीचे बिंदु अरा और ढा के नीचे बिंदु अड़ जो है वो भी वर्ण है। अब वर्ण के भेद आते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं। उच्चारण मीन्स कि हम कैसे उसका उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण के हिसाब से हम जिस प्रकार उसका करते हैं उच्चारण, उसके हिसाब से 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। कहने में लगा हुआ कि स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे आ, ई,
ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि आ पर आ से स्टार्ट होती है और आ पर ही ख़त्म होती है। आ से स्टार्ट होती है और आ पर ही ख़त्म होती है। ई से स्टार्ट होती है और ई पर ही ख़त्म होती है। ई से स्टार्ट होती है और ई पर ही ख़त्म होती है। उसी प्रकार जो भी सारे स्वर वर्ण हैं, शुरुआत जहाँ से होती है वहीं पे ख़त्म भी होती है। कहने मतलब यह हुआ कि इसका उच्चारण का शुरुआत जैसे होता है उसी तरह अंत भी होता है। तो इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इसीलिए इसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण हैं, आ से लेकर औ तक। अब स्वर वर्ण के 3 उपभेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी सारे स्वर वर्ण हैं, अभी मैंने आपको बताया कि स्वर वर्ण 11 हैं, तो इन 11 को 3 भागों में बांट दिया गया है, जो कि पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋ। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। कहने मतलब ये हुआ कि जो 11 वर्ण हैं उसमें आ, ह्रस्वी, ह्रस्वु, ऋ ये ह्रस्व स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दूसरा दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, उ। दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। जिन वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, कहने मतलब ये हुआ कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, और जब दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो इसमें ह्रस्व स्वर से भी दुगना समय लगता है। कहने मतलब कि अगर जो हम ह्रस्व स्वर को मान लिया कि हम 1 सेकंड में बोल रहे हैं, तो दीर्घ स्वर को बोलने में हमें 2 सेकंड लगती है। जैसे हम अभी आपको तुलना करके बता रहे हैं, आ, ई, उ, ऊ। अब देखिए यहाँ पर अपने आप देखिए, यहाँ पर आप खुद बोल के तुलना कीजिएगा कि आ और आ में बोलने में अंतर है, दोनों के समय में अंतर है। ई और ई दोनों के समय में अंतर है। उ, ऊ दोनों के उच्चारण के समय में अंतर है। तो जिन वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। अब संयुक्त स्वर, 2 स्वर वर्णों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त स्वर कहते हैं। 2 स्वर वर्णों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त स्वर कहते हैं। अब देखिए स्वर वर्ण 11 हैं। 11 में 4 आपका हो गया ह्रस्व स्वर, 3 आपका हो गया दीर्घ स्वर, तो 4 और 3 7। अब बचे 4 जो कि लास्ट में है ए, ऐ, ओ, औ। तो ये चारों आपका हो गए संयुक्त स्वर। संयुक्त मीन्स इसे इसलिए कहा जाता है संयुक्त स्वर कि ये 2 वर्ण साथ होकर, इसमें 2 वर्ण साथ में है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है संयुक्त स्वर। संयुक्त मीन्स साथ में, एक साथ। संयुक्त मीन्स एक साथ। तो इसमें एक साथ 2 स्वर वर्ण हैं और ये 2 स्वर वर्णों के मेल से बना है, इसलिए इसे कहते हैं संयुक्त स्वर। आज और हर्षई से बना है ए, आज और ए से बना है ऐ, आज और हर्षऊ से बना है ओ, आज और ओ से बना है औ। तो ए, ऐ, ओ, औ ये सारे संयुक्त स्वर हैं जिनकी संख्या 4 है। नोट, इनके उच्चारण में भी दुगुना समय लगता है। अब उच्चारण के हिसाब से
इनके भी उच्चारण में दुगना समय लगता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जितना समय दीर्घ स्वर में लगता है उतना ही समय संयुक्त स्वर के उच्चारण में भी लगता है। उसके बाद है प्लुत स्वर। तो एक प्लुत स्वर होता है जिसका प्रयोग हम किसी को बुलाने के लिए करते हैं या किसी को पुकारने के लिए करते हैं, या जब किसी को हम, तो प्लुत स्वर का है जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है। अब देखिए प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में आपको ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। तिगुना मीन्स 3 गुना। तो आप जानते हैं कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, तो प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। मान लिया कि ह्रस्व स्वर को हम मान लेते हैं कि 1 सेकंड में बोलते हैं, तो प्लुत स्वर को हम 3 सेकंड में बोलेंगे। तो जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हे राम, ओम इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर राम चूँकि आप जानते हैं कि नाम है, तो सिंपल से लिखते हैं राम। अगर जो रा आकार रा माँ लिखते हैं राम, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर रा पर आकार है और माँ है। ओम, अगर जो ओम में हम प्लुत, ऐसे तो हमेशा ओम जब भी बोला जाता है तो यहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, क्योंकि ओम को हम थोड़ा रेघा के बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग अनिवार्य है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि ए हे राम तो सिंपल सा रा आकार रा माँ लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बीच में ये जो 3 का जो हिंदी का जो 3 है इसका क्या प्रयोग है। तो राम हम 2 तरह से लिखते हैं। अगर जो हम राम लिखते हैं रा आकार रा माँ राम, तो वहाँ पर हम रा को हम तिगुना समय में नहीं बोलेंगे। और अगर जो जहाँ पर रा के बाद 3 है, हिंदी का 3 है, तो वहाँ पर हम रा को तिगुना समय में तक बोलेंगे, उसके बाद माँ का उच्चारण करेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक सिंपल सा राम, रा आकार रा माँ, तो उसको पढ़ते हैं राम। और एक हे राम जो बुलाते हैं हे राम, तो यहाँ पर हम रा को थोड़ा रेघा के बोलते हैं, जो कि तिगुना समय तक बोलते हैं। तो जहाँ पर हम रा को थोड़ा रेघा के बोलते हैं वहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। इसे हिंदी के अंक 3 के रूप में लिखते हैं। अगर किसी भी स्वर के बाद अगर जो नंबर 3 आता है तो समझिए कि वहाँ पर हमको तिगुना समय लेना पड़ेगा। वहाँ पर हम तिगुना समय लेकर उच्चारण करते हैं। इस प्लुत का प्रयोग किसी को पुकारने या किसी को रेखा कर बोलने के लिए किया जाता है। तो आज वर्ण विचार का इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद इसका शेष भाग जो है वो अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप इसे फिर कॉपी में लिख लेंगे, और जितने भी सारे नोट्स हैं, जितने भी सारे लिखे हुए हैं, सबको आपको याद करना है, और याद करने के बाद अपनी कॉपी में लिखना है, शेयर करना है। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।